स्वागत है बच्चे, कैसे हैं आप लोग। नए साल की पूर्व संध्या पर आप लोगों को ढेर सारा शुभाशीष और यकीन मानिए मैं गदगद हूं आप लोगों के प्यार को देख करके और आप लोगों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन साइंस के प्रति बढ़ती जा रही है। ये और भी मुझे मजा दे रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है। जब बच्चे जो है बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते हैं तो लगता है कि नहीं, मेरी पढ़ाई थोड़ी बहुत मदद कर रही है आपको। यकीन मानिए, ठीक है, आप जितने सफल होंगे मेरा कद उतना ही आगे बढ़ेगा और आपकी सफलता को मैं हमेशा ईश्वर से मांगता रहता हूं कि मेरे बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, हे भगवान उनकी सफलता जल्दी सुनिश्चित कीजिए, उनको एक नया, ठीक है, परिवेश दीजिए, उनको आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका दीजिए। चूंकि पहला दिन है तो बच्चे 3 बातें मैं बताऊंगा। एक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा, जो आपने सोचा है, थिंक किया है, उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। और तीसरा, आपका व्यवहार भी उसके प्रति समर्पित हो जाएगा। सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। बार बार मैं बताता हूं कि देखिए, जंगल में सबसे अगर बुद्धिमान जीव की बात करें तो लोमड़ी है, सबसे बड़े जीव की बात करें तो हाथी या जिराफ की बात कर सकते हैं, लेकिन शेर राजा होता है। क्यों होता है राजा? क्योंकि उसके बोलने या उसका जो एटीट्यूड होता है वो उसको अपने एक्शन में लाता है और उसे वह राजा बना देता है बच्चे। तो यकीन मानिए, आपका जो पहला साल का जो पूर्व संध्या है, उस दिन मैं यही शुभाशीष आपको देना चाहता हूं कि हे भगवान, भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि दे कि आपका एक्शन आपके कार्य रूप में दिखे और वह कार्य रूप आपको सफल बनाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। यहां देख लीजिए क्या है। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? आसान प्रश्न है, ठीक है। भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम आपको 1981 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1981 में। ध्यान दीजिए बच्चे, कब लागू हुआ? तो 1981 में लागू हुआ। अब देखिए, जब भी बात करेंगे वन्य संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम पर चर्चा कर लेते हैं। तो वन्य संरक्षण अधिनियम कब आया बच्चे? तो ध्यान में रखिएगा कि वन संरक्षण अधिनियम यह आया आपको 1972 में, और ठीक है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में, ठीक है। आपको पता है इसके तुरंत बाद जो है 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। देखिए, वन्य मतलब क्या हुआ? तो जीव जंतु, और वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया? तो वन संरक्षण अधिनियम आ गया 1980 में। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, अधिनियम आया 1980 में लाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और ठीक है, बार बार इस पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वर्तमान में। और ठीक है, वायु प्रदूषण में आपको प्रदूषक कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले लेड हो गया, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं, यानी बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंसेस जब आपके वायु में चले जाते हैं तो वायु की गुणवत्ता क्या होगी? तो खराब हो जाती है, और इसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। तो ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे। तो आंसर हो जाएगा 1981। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? अरे बाबा, क्या है? बोलोमीटर है बच्चे। तो इसका आंसर बोलोमीटर नहीं है। जनरली बोलोमीटर का हम उपयोग करते हैं क्या? तो बड़े बड़े भट्टियों का तापमान मापने के लिए। ये देखिए, टेम्परेचर मैपिंग इंस्ट्रूमेंट है, तापमान मापते हैं, इसके द्वारा तापमान मापते हैं। चलिए, अच्छी बात है। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा हम क्या करेंगे? तो पौधों में वृद्धि मापी जाती है, पौधों में वृद्धि को मापते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा, वृद्धि मापते हैं। क्रोनोमीटर के द्वारा समय माप की जाती है, जबकि आपको पता होगा समय मापते हैं बच्चे, समय मापते हैं। जबकि आपको ध्यान में रखना है, कार्डियोग्राफ के द्वारा आपको, ठीक है, हृदय की गति इस तरह से PQRS के फॉर्म में होता है बेटा, ठीक है, PQRS के फॉर्म में होता है कार्डियोग्राफ के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रेस्कोग्राफ। याद रखिएगा, जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किया था सबसे पहले, जेसी ग्राफ ने क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किया था। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस तत्व का, ठीक है, उपयोग किया जाता है बच्चे? प्रोटीन। प्रोटीन शरीर निर्माता है। प्रोटीन क्या है? शरीर निर्माता। ध्यान दीजिए बच्चे, शरीर निर्माता होता है, शरीर निर्माता होता है। और जब भी प्रोटीन की चर्चा करते हैं, ठीक है, निर्माता होता है। प्रोटीन की जब भी चर्चा करते हैं तो ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड का बहुलक होता है। एमिनो एसिड का क्या होता है? तो बहुलक होता है बच्चे, याद रखिएगा। बहुलक होता है किसका? तो एमिनो एसिड का यह बहुलक होता है। तो याद रखिएगा कि इसमें नाइट्रोजन तो होगा ही होगा। याद रखिएगा क्लोरोफिल किसका बना होता है? तो क्लोरोफिल आपको मैग्नीशियम इसमें प्रमुख तत्व होते हैं। जबकि हमारे शरीर में एसिड बेस के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करता है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में अम्ल और क्षारक के बीच संतुलन कौन कायम करता है? तो याद रखिएगा यह फास्फोरस करता है। हमारे शरीर में आपको, ठीक है, क्या करेगा? अम्ल और क्षारक के बीच संतुलन स्थापित करने का काम फास्फोरस करता है बच्चे। तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं। यहां देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में तीन, ठीक है, 3 प्रकोष्ठ होते हैं बच्चे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए एक तरफ से हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सालामेंडर। सालामेंडर में 3 आपको क्या होंगे? हृदय प्रकोष्ठ होते हैं। जनरली सालामेंडर जो होता है ये उभयचर की श्रेणी में आता है बच्चे, या रेप्टाइल्स की श्रेणी में रखेंगे हम लोग। जबकि गोरैया ये चिड़िया है बच्चे, चिड़िया में 4 हृदय में चैम्बर होगा। रोहू चूंकि मछली है इसमें 2 हृदय में चैम्बर होगा। स्टिंग रे, ठीक है, स्टिंग रे ये भी चूंकि एक मछली के ही श्रेणी में आता है, इसलिए इसमें भी क्या होगा? तो आपको इसमें भी 2 ही हृदय में चैम्बर होंगे बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा। जबकि सालामेंडर एक उभयचर है और इसमें क्या होगा? तो आपको 3 चैम्बर होते हैं। याद रखिएगा रेप्टाइल्स में और आपको, ठीक है, उभयचर में 3 आपका क्या होगा? तो हृदय में चैम्बर होते हैं बच्चे। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य चूंकि स्तनधारी है और इसमें 4 चैम्बर होता है। पक्षी में बात करें तो इसमें भी 4 चैम्बर होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे लोग, बार बार इस तरह के प्रश्न आपको आते हैं। उभयचर में कौन कौन आएगा? तो मेढक आएगा, ठीक है, दादूर आ जाएगा, सालमेंडर आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा? तो प्रोटियस आ जाता है। प्रोटियस ये भी आपको क्या होता है आपका, ठीक है, इसमें भी 3 चैम्बर ही होते हैं। ये भी उभयचर की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। शरीर में विलाई कहां पाई जाती है? विलाई कहां पाई जाएगी? तो बच्चे विलाई जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ये देखिए, ठीक है, आपको विली जो होता है छोटी आंत में, ठीक है, आपको उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जो क्या करता है? तो खाद्य पदार्थों के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा देता है। ये देखिए अवशोषण क्षेत्र को क्या कर देगा? अवशोषण क्षेत्र यह बढ़ा देता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो एरिया है उसको बढ़ा देगा। और ठीक है, आपका भोजन जो है, ठीक है, इस लंबे समय तक छोटी आंत में रहता है और यह सीधे विली जो है यह सीधे आपके भोजन को यानी पोषक पदार्थों को कहां पहुंचा देगा? तो ये पोषक पदार्थों को सीधे रक्त में पहुंचाने का काम करता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। अमाशय में भोजन, याद रखिएगा, जैसे ही अमाशय में भोजन पहुंचता है तो अमाशय में एक गति होती है जिसके कारण भोजन काइन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि अमाशय में जठर रस भी स्रावित होता है जिसमें मुख्य रूप से HCl होता है। जबकि यकृत जो है, लीवर बच्चे, ये सबसे बड़ी, ठीक है, आपको क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ठीक है, जहां से बहुत सारे क्या निकलते हैं? तो पित्त रस निकलते हैं और यह पित्त रस पित्ताशय में एकत्रित होता है। और पित्त मतलब बाइल जूस हो गया बेटा। और बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है? तो वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण कौन करेगा? तो पित्त रस करता है। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है वंशागति नियम की खोज किसने की? तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो वंशागति के नियम की खोज किसने की? तो आपको पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवंशिक का जनक, वंशागति का नियम, ठीक है, वंशागति यानी आनुवंशिक, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं बच्चे। किसकी बात कर रहे हैं? इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस। तो आनुवंशिक का जनक, आनुवंशिकता का जनक यानी, ठीक है, जॉर्ज हेरिडेटरी की खोज, आनुवंशिक का जनक, आनुवंशिक का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इन्होंने किस पर काम किया था? तो इन्होंने पीक के पौधे पर, याद रखिए मटर के पौधे पर इन्होंने अपना काम किया था, मटर के पौधे पर किया था। और ठीक है, इन्होंने मटर के 7 गुणों को, 7 प्रमुख गुणों को इन्होंने क्या बनाया? तो अपना बेसिस बनाया था। जबकि चार्ल्स डार्विन के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो चार्ल्स डार्विन जो है तो होता है, चार्ल्स डार्विन जो थे क्या थे? तो इन्होंने और आपको इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन,
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी क्या कहते हैं, तो विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। एक चीज, दूसरी चीज क्या कि चार्ल्स डार्विन जो है सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट को इन्होंने सिद्ध किया कि देखिए ठीक है, आपको जो सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा, किसकी, आपके एनवायरनमेंट में, आपके पारिस्थितिक तंत्र में, आपके ठीक है एनवायरनमेंट में जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो ये सिद्धांत दिया था इन्होंने। उसके बाद यहां देखिए ह्यूगो डिवेरिज, ये म्यूटेशन का सिद्धांत दिए थे। म्यूटेशन बोलते हैं उत्परिवर्तन को। बेटा क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो उत्परिवर्तन को, म्यूटेशन को, उत्परिवर्तन को। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिवेरिज ने दिया था। क्या होता है उत्परिवर्तन, तो आप सब लोगों को पता होगा कि देखिए हमारा जो जीन होता है, जीन, तो आपको पता है जीन जो है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का बना होगा। तो ये एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो होता है वो क्या होगा, तो आपको इसके स्ट्रैंड में चेंजेज होता है, इसके पोजीशन में चेंजेज होता है और बहुत ज्यादा परिवर्तन किसी भी जीव में उपस्थित होगा। इसे ही म्यूटेशन कहा जाता है। यानी जीन में परिवर्तन के कारण जब किसी जीव में परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो उत्परिवर्तन कहा जाता है बच्चे। तो याद रखिएगा, ठीक है, बार बार इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। तो पतले तार में, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि अगर धातु 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 क्या होता है, धातु बेटा, तो धातु होता है जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे पदार्थ को हम धातु कहते हैं। और धातु कहां होगा, तो धातु आवर्त सारणी के बाएं भाग में, आवर्त सारणी के बाएं भाग में होता है। याद रखिएगा, आवर्त सारणी के बाएं भाग में होता है, सारणी के बाएं भाग में होता है। याद रखना है, बाएं भाग में होता है। कौन होगा, तो धातु होगा। और धातु का, अगर धातु को का 2 गुण प्रमुख है, आपको ध्यान में रखिए, ऐसे बहुत सारे गुण हैं धातु के, लेकिन 2 गुण प्रमुख है। पहला गुण क्या होगा कि धातु काफी क्रियाशील होता है, ये ध्यान में रखिए, काफी क्रियाशील होगा। याद रखिए सोडियम, पोटेशियम ये क्रियाशील होता है, लेकिन यहीं पर अगर हम सोना की बात करें तो ये अक्रियाशील धातु होता है बेटा। और देखिए दूसरा क्या मैं बता रहा था कि ये देखिए इसमें क्या होता है, तो चदरा बनाएंगे, चादर बनाने का गुण होता है, चादर बनाने का गुण होगा, बनाने का गुण होता है। इसको पीट पीट कर हम चादर बना देते हैं, बनाने का गुण। और इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता बोलेंगे। और इसको तार में बदल देते हैं, तो इस गुण को हम कहते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं आपको डक्टिलिटी कहते हैं, यानी तन्यता कहेंगे। और ये ध्यान में रखिए आप लोग, सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य धातु कौन होता है, तो सोना होता है बेटा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है बच्चे। निर्भय मिसाइल, ध्यान दीजिए बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो निर्भय मिसाइल है, ठीक है, उसकी मारक क्षमता कितनी होती है बच्चे। 1000 किलोमीटर है निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता, 1000 किलोमीटर है। और यह लंबी दूरी की, याद रखिए निर्भय सभी मौसम में कार्य आने वाले लंबी दूरी की मिसाइल है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। 1000 किलोमीटर इसका रेंज है और सभी मौसम में, ध्यान दीजिएगा, निर्भय सभी मौसम में, निर्भय सभी मौसम में कार्य आने वाला, सभी मौसमों में कार्य आने वाला, ठीक है, मौसमों में कार्य आने वाला, ठीक है, आने वाला क्रूज मिसाइल है, आने वाला क्रूज मिसाइल होता है। और ये ध्यान में रखिएगा मिसाइल है, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि क्रूज मिसाइल क्या होता है बच्चे, तो जो सीधे, ठीक है, टारगेट को हिट करता है विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन, यानी बिना ग्रेविटेशन के अगर कोई भी, ठीक है, आपको क्या करेगा कि सीधे टारगेट को, पॉइंट टारगेट को हिट करेगा, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, तो बच्चे इसे बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, इसे, ठीक है, मिसाइल कहा जाता है, क्रूज मिसाइल कहा जाता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, तो ऐसा मिसाइल जो ग्रेविटेशन के विरुद्ध परवलयाकार पथ पर, ये देखिए परवलयाकार पथ पर गमन करे, यानी पाराबोलिक पथ पर गमन करता है, ऐसे मिसाइल को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो पटना है, PATNA पटना, ठीक है, पटना, P से पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, A से अग्नि, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, T से त्रिशूल, सरफेस टू एयर मिसाइल, N से नाग, ठीक है। आपको क्या होगा, तो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, दागो और भूल जाओ मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, A से अग्नि, A से आकाश, आकाश क्या होगा, तो सरफेस टू एयर मिसाइल होता है। तो ये बातें याद रखिए आप लोग, बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा।
आगे बढ़ रहे हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यहां देखिए साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। तो बच्चे आपको पता होगा दो बातें। क्या बातें? पहली बात क्या है कि ये आपका ठीक है कोशिका है, ठीक है, और ये आपका क्या है तो कोशिका झिल्ली है बच्चे। ये क्या है? केंद्रक है, केंद्रक। केंद्रक और ठीक है कोशिका झिल्ली के बीच या कोशिका भित्ति के बीच आपको पाए जाने वाले द्रवों को हम क्या कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका भित्ति जनरली जो होता है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति, याद रखिए बच्चे, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, बार बार चर्चा करते हैं हम आपको। कोशिका भित्ति और क्या बता रहे हैं? कोशिका झिल्ली पर चर्चा कर रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होता है वो किसका बना होगा? तो कोशिका झिल्ली बना होता है, ध्यान में रखिए, फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, जबकि कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। और यह ठीक है सेलुलोज का बना होगा, और कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। जनरली किसमें पाया जाएगा? पादप में। जबकि आपको कोशिका झिल्ली जो है ठीक है आपको जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वसा कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? एडिपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज कहते हैं। याद रखिए, शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिकाएं होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, यानी नर्व सेल्स होगा। क्या होगा? तो नर्व सेल्स होता है, याद रखिएगा बच्चे। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। उस गैस का नाम बताइए जो वीक टाइप लाइटर में भरी जाती है। देखिए आपको पता होगा, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। नाइट्रोजन N2, इसका जनरली प्रयोग हम लोग क्रायोजेनिक्स में करते हैं, एक चीज। दूसरा हम लोग इसका उपयोग करेंगे क्रायोजेनिक्स में, पहला चीज हो गया। दूसरा उपयोग करते हैं कहां पर? तो आपको प्रोटीन निर्माण में इसका उपयोग होता है। तीसरा इसका उपयोग होता है किसमें बच्चे? तो इसको हम लोग भरते हैं बल्ब में, याद रखिएगा, बल्ब में भरा जाता है। क्रायोजेनिक्स, निम्न तापमान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं, याद रखिएगा, निम्न तापमान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने, याद रखिए बच्चे, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या 7 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 14 होता है। ये बातें याद रखनी चाहिए। ब्यूटेन, ये हो गया C4H10 बच्चे। लाइटर में ठीक है, लाइटर में यही गैस भरा जाता है, लाइटर में यही गैस भरा जाता है। आपके एलपीजी में भी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, जबकि हीलियम लोकेयर ने इसकी खोज की थी। और हीलियम जो है यह वायुमंडलीय गुब्बारे में भरा जाता है। कहां भरा जाएगा? तो वायुमंडलीय गुब्बारे में, एकदम ध्यान में रखिएगा, वायुमंडलीय गुब्बारे में इसको भरते हैं हम लोग। किसमें भरेंगे? तो वायुमंडलीय गुब्बारे में भरते हैं, गुब्बारे में भरते हैं। किसको? तो बच्चे हीलियम को भरते हैं। जबकि मिथेन को मार्स गैस कहा जाता है, मिथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। इसका फॉर्मूला CH4 होता है। और ध्यान में रखिएगा कि मिथेन मार्स गैस है और CH4 है इसका फॉर्मूला। और जब भी मिथेन की चर्चा करते हैं तो मिथेन CNG, PNG, LNG, CNG, PNG, LNG, ठीक है। और आपको प्राकृतिक गैसों में बायोगैस का मुख्य घटक कौन होगा? तो मिथेन ही होगा, CH4, इसको मार्स गैस कहा जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। कह रहा है कि कौन सा में नहीं होगा। अब देखिए कैसे छाटेंगे, हमको भी नहीं पता है। कैसे छाटेंगे भाई? कैसे छाटेंगे? हाँ, छाटने का तरीका है भाई। कैसे है? तो आपको पता है कि विद्युत धारा ठीक है आपको किसमें गमन करेगा? तो बच्चे विद्युत धारा गमन करेगा, कभी गमन नहीं करेगा किसमें? कार्बनिक यौगिक में। जबकि अकार्बनिक यौगिक में गमन नहीं करेगा। कार्बनिक यौगिक में गमन क्या करेगा? नहीं करेगा, गमन नहीं करेगा, एकदम ध्यान में रखें, गमन नहीं करेगा, ठीक है। जबकि अकार्बनिक यौगिक में करेगा विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत अपघटन हो जाएगा उसका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। यहां देख लीजिए क्या होगा। तो यहां पर अम्ल हो गया। अम्ल क्या है? तो अम्ल जनरली HCl है, यह हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा, तो इसमें विद्युत धारा गमन करेगा। जबकि अल्कोहल में गमन नहीं करेगा। लेकिन इसमें तो गमन किया, तो चूंकि अल्कोहल मिला हुआ तो गमन करेगा। ग्लूकोज और क्षारक मतलब मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा? 2 भाग में टूट जाएगा, इसमें विद्युत धारा गमन करेगा। अम्ल और क्षारक इसमें भी गमन करेगा। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों कार्बनिक यौगिक है, इसमें गमन नहीं करेगा। अब हम आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अल्कोहल मतलब C2H5OH। अल्कोहल मतलब क्या हुआ? C2H5OH, इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं।
और इसे इथेनॉल भी कहा जाता है, शराब इसी को कहा जाता है बच्चे। जबकि ग्लूकोज, लीजिए ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज जो होता है वो होता है C6H12O6, याद रखिएगा C6H12O6, इसको हम एल्डो शुगर भी कहते हैं। जबकि अम्ल और क्षारक क्या होता है, तो जब भी अम्ल के विषय में हम चर्चा करेंगे बच्चे, अम्ल क्या होता है, तो अम्ल जो हाइड्रोजन आयन देगा उसको अम्ल कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसे हम अम्ल कहेंगे। जो स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा, उसे भी क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जबकि क्षार क्या होता है, तो वह पदार्थ जो ठीक है आपको क्या होगा, जल में घुलनशील होगा, उसे क्षार कहा जाता है। और क्षारक क्या होता है बच्चे, वह क्षारक जो जल में घुलनशील होगा उसे क्षार कहेंगे। यानी दोज बेसिस विच आर ठीक है डिसॉल्व्ड इन वाटर इज नोन एज अल्कली, ठीक है। और बेसिस किसको बोलेंगे, तो जो OH- आयन देगा, जो क्या करेगा बच्चे, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखेगा, जो क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, उसे क्या कहेंगे, तो क्षारक कहेंगे। और एक और पीएच वैल्यू जिसका 7 से कम होगा उसे अम्ल कहेंगे, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा तो उसको क्षारक कहेंगे। तो ये सब बातें याद रखिएगा। जबकि लिटमस पेपर पर अगर चर्चा करें तो जो ठीक है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा उसे हम अम्ल कहेंगे, जो ठीक है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा उसके क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। तो ये सब ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए यहां देखिए साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलेरेटर है, जनरली ये साइक्लोट्रॉन होता है बच्चे। और ये क्या करता है, तो आपको पता है कोबाल्ट 60 है, ठीक है, या सोडियम 24 है, या आयोडीन 131 है, या आपको आर्सेनिक 74 है, ठीक है। ये सबको जो त्वरित करेगा बच्चे, क्या करेगा, त्वरित करेगा। ऐसे पदार्थ को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइक्लोट्रॉन कहते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, ये कैंसर के इलाज में इसका उपयोग करेंगे बच्चे। यहां देख लीजिए कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, रक्त कैंसर के इलाज में। सोडियम 24 का उपयोग करते हैं क्या पता करने में, तो रक्त परिसंचरण तंत्र में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए। आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं ग्वाटर रोग के इलाज में। जबकि आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं क्या, तो इसका उपयोग करते हैं ट्यूमर का पता लगाने में। किसका, ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, पता लगाने में करेंगे, ठीक है, तो यहां पर रखना है। जबकि यहां देखिए रक्तचाप पर चर्चा कर लेते हैं। रक्तचाप आपको पता है कि हमारे शरीर में अगर LDL लो, ठीक है, लो डेंसिटी लिपिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो आपको क्या होगा, तो रक्तचाप हो जाएगा, रक्तचाप हो जाएगा बच्चे। ब्लड प्रेशर BP आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जबकि मधुमेह क्या होगा, तो मधुमेह जो है आपके शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा अगर बढ़ जाती है और इंसुलिन आपका पेनक्रियाज जो है का बीटा सेल्स जो है इंसुलिन का उत्पादन कम करने लगेगा तो आपके शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो डायबिटीज कहते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। बच्चे आपको पता होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। जरा सोडियम देखिए, सोडियम के अंतिम कक्षा में 281 इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन लीजिए इसके अंतिम कक्षा में 287 इलेक्ट्रॉन, जबकि आर्गन लीजिए इसके अंतिम कक्षा में 28, ठीक है, आपको 8 इलेक्ट्रॉन। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये देखिए ये 28 जो है इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चे। तो एकदम याद रखिएगा, परमाणु के सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य, गलत बात है, परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, किसी भी तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, किसी भी तत्व के परमाणु के कक्षा में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन होता है। पहला कक्षा K है, दूसरा L है, तीसरा M है। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, M में मैक्सिमम कितने 18 इलेक्ट्रॉन, N में ठीक है देखिए 32 इलेक्ट्रॉन, O में कितना तो 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे। तो ये सब पूछा जाता है। जबकि अगर बात करें ठीक है ऑर्बिटल में, तो S में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने तो बच्चे P में होंगे आपको 6 इलेक्ट्रॉन, D में कितने तो 10 इलेक्ट्रॉन, F में कितने तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, तो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान में रखना है। जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बात करें आवर्त में, तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं मूव करते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 और अंत में क्या हो जाती है 8 हो जाती है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त में क्रमशः बढ़ेगा, जबकि वर्ग में क्या होगा, तो वर्ग में नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं बेटा लोग।
यहां देखिए, निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है? अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक है। आलू जो है इजी क्वेश्चन है, आलू, आलू मतलब पोटैटो, ये आपको तना है बच्चे, क्या है? तना है, लेकिन भूमिगत तना है। कौन सा तना है? भूमिगत है, यानी भूमिगत मतलब जमीन के अंदर होगा, याद रखिएगा। आलू को जनरली हम क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं, याद रखिए, कंद कहेंगे बच्चे। सलजम, ये भी जमीन के अंदर होगा, ये जो है नेपीफॉर्म रूट है बच्चे, नेपीफॉर्म रूट है, ठीक है। आपको कुंभीकार क्या होता है? रूट होता है बच्चे, जबकि मूली जो है फ्यूजीफॉर्म रूट होता है, फ्यूजीफॉर्म, यानी आपको फ्यूजीफॉर्म मतलब तुर्क रूपी जड़ होता है, फ्यूजीफॉर्म रूट होता है, फ्यूजीफॉर्म रूट होता है। जबकि टमाटर की बात कीजिए तो टमाटर फल होता है, ये जमीन के ऊपर होगा, और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड की ज्यादा मात्रा खाने से क्या होता है बेटा? तो ये हो जाएगा आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट आपके, ठीक है, किडनी में या कहीं भी स्टोन बन जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट ज्यादा खाने से होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। टोमेटो में क्या होगा? तो टोमेटो केचप बनता है। टोमेटो केचप को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता? तो सोडियम बेंजोएट की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का मापा जाता है किसके द्वारा? तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता आपको मापा जाएगा पीएच स्केल या पीएच पैमाने के द्वारा। बच्चे आपको पता होगा पीएच क्या होता है? पीएच मतलब हुआ पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम पीएच कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे? पीएच कहते हैं बेटा, ठीक है। ये देखिए, ऋणात्मक, ऋणात्मक, लघुगुणकीय, 10 आधारीय हाइड्रोजन आयन सांद्रता को पीएच कहा जाता है। और पीएच अगर लेस देन 7 हो तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, ये 7 हो गया तो ये हो गया आपको उदासीन, ठीक है। और अगर 7 से कम हो गया, इधर की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी आपको क्या होगी? बढ़ेगी। ये 0 मान लीजिए है, और ये 7 है, और ये 14 है। 7 से 14 अगर हम पीएच का वैल्यू अगर क्या करें, 7 से कम हो गया तो अम्ल हो गया, एसिड हो गया, और 7, ठीक है, 7 से बड़ा हो गया, अगर बच्चे 7 से बड़ा हो गया तो ये बेसिस हो गया। क्या हो गया? बेसिस हो गया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले सोरेनसन ने बताया था। किसने बताया था? सोरेनसन महोदय ने बताया था। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए यहां देखिए तो क्या हो गया? पीएच स्केल। जबकि यहां देखिए डीबी, डीबी मतलब क्या हुआ? तो डेसिबल स्केल है बच्चे, और यहां पर ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं हम। किसकी तीव्रता को मापेंगे? तो ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है, याद रखिएगा बच्चे। किसको मापेंगे? ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, पी आपको डीबी स्केल के द्वारा, डीबी स्केल के द्वारा हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा लोग। यहां देख लीजिए क्या हमारा क्वेश्चन है। यहां निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर हम चर्चा कर रहे हैं बेटा? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहां पर क्या होगा? ग्राफिक्स जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ग्राफिक्स आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि यूनिक्स, लिनक्स और मैक ओएस, मैक ओएस मतलब एप्पल के मोबाइल का हो गया। जबकि आपको ये देखिए एप्पल का हो गया। जबकि यूनिक्स और लिनक्स जो है ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स ओएस होता है, ओपन सोर्स, फ्री ओपन सोर्स, ठीक है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ध्यान में रखिएगा, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहां देख लीजिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए इसका उपयोग हम लोग करेंगे। जबकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोल रहा है? तो टेली जो है आपको क्या है? टेली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर के ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि एंड्रॉयड आपको पता है गूगल का है। जबकि ठीक है आपको यहां देख लीजिए उबंटू और उबंटू और मिंट भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा टेली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? तो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना। फिर क्या होगा? तो इसका उपयोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना इसका मुख्य कार्य होता है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ओएस, एप्पल का मैक ओएस, ठीक है, आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कौन होगा? विंडोज 95, 98, 2000, यूनिक्स, ठीक है, लाइनक्स, जेनिक्स, ठीक है, गूगल क्रोम, एंड्रॉयड, ये सब हो गया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया बेटा। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोखरण परमाणु
परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे देश ने 2 बार परमाणु बम का परीक्षण किया है। एक बार किया कब? 18 मई 1974 को, ठीक, 1974 को ये पहला परमाणु बम विस्फोट था भारत का, और इसका नाम भारत ने रखा था स्माइलिंग बुद्धा। याद रखिएगा, कौन सा बुद्धा? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था, ध्यान में रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, रखा गया था इसका नाम। और ये क्या है? स्माइलिंग बुद्धा हो गया, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा हो गया, ये पहले वाले का है। पोखरण परीक्षण 2 की बात कर रहा है, तो दूसरा बार परीक्षण 2 बार हुआ, 11 और 13 मई 1998 को हुआ, और इसका कोड नाम रखा गया क्या बच्चे? तो शक्ति 98 रखा गया। तो देखिए शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑपरेशन शक्ति। याद रखिए 11 मई और 13 मई 1998 को, ठीक है, 5 चरणों में परमाणु बम का परीक्षण किया गया। कुल मिला के भारत ने 6 चरण में परमाणु बम का परीक्षण किया है 2 बार। कब कब? तो एक 18 मई 1974 को, और दूसरा बार किया 11 मई और 13 मई 1998 को। अगर बात करें भारत से पहले कितने देशों ने किया, तो सबसे पहले यूएसए ने 1945 में किया परमाणु बम का परीक्षण। उसके बाद किसने किया? तो 1949 में आपको रूस ने किया। उसके बाद किसने किया? यूके ने आपको 1952 में परमाणु बम का परीक्षण किया। फ्रांस ने 1960 में किया। चाइना ने 1964 में किया। भारत ने 1974 में पहली बार परमाणु बम पर परीक्षण किया। भारत से पहले कुल मिलाकर के 5 देशों ने परमाणु बम का परीक्षण किया है बेटा, तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका? इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? यहां देखिए पवन ऊर्जा उत्पादन, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कर्नाटक में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। कर्नाटक में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन ठीक है, कुछ जो जब क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आपके एग्जाम में, उस समय में कौन था? तो तमिलनाडु था बच्चे, ठीक है। लेकिन अगर रिसेंटली की बात करें तो कर्नाटक आपका परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में तमिलनाडु, चूंकि ठीक है ये एनटीपीसी बाइलिंगुअल सेट है बच्चे, तो याद रखिएगा इसका यहां पर आंसर हम लोग क्या देंगे? तो यहां देंगे कर्नाटक आंसर देंगे। क्या देंगे? कर्नाटक आपका आंसर देंगे, याद रखिएगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था जिस समय में, चूंकि ये ठीक है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उस समय में क्या था? उस समय में आपको क्या था? तमिलनाडु पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक का राज्य था, याद रखिएगा। चलिए, गतिशील वायु को की गति, अगर मान लीजिए कोई वायु क्या है? गतिशील है, और ये गतिशील वायु 8 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर गति करता है, तो इसके गति को हम क्या करते हैं? तो टरबाइन के द्वारा हम इसको, विंड मिल के द्वारा इसको हम, इसके गतिज ऊर्जा को हार्नेस करके हम क्या करते हैं? तो उत्पादित कर देंगे क्या? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? आसान क्वेश्चन है बच्चे, बार बार मैं चर्चा करता हूं कि देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC, ठीक है, आपको सबसे अधिक रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज हो रहा था, और इसका जो नाम है CCl2F2 है, इसको बोलते हैं डाइफ्लोरोमीथेन कहा जाता है। और इसका जो क्लोरीन आयन है, एक क्लोरीन आयन 1 लाख ओजोन अणु को तोड़ करके पुनः क्या कर देता है? तो आपको ओजोन परत को तोड़ देता है बच्चे। एक क्लोरीन आयन 1 लाख ओजोन अणु को तोड़ देगा। ओजोन परत आपके समताप मंडल में स्थित है, और यह ओजोन क्या करता है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो चार्ल्स फैबरी और हेनरी बिशन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यदि रेडियोधर्मी किरणों की बात करें तो रेडियोधर्मी किरण में कौन होगा? तो अल्फा, बीटा और क्या होता है? गामा होता है बच्चे। और ये अल्फा, बीटा, गामा में अगर वेधन क्षमता की बात करें तो सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। अगर हम आयनन क्षमता की बात करें तो सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण का होता है, तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो ये बच्चे आज का सेशन है, तो खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। नए वर्ष में, ठीक है, नए वर्ष में एक लक्ष्य रख करके लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी ही मिलेगी। फिर से एक बार, ठीक है, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।